प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, आज हमारा जो 7 बजे का स्पेशल सेशन है वह शुरू हो चुका है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और हमारे अभी टॉपिक चल रहे हैं रक्त दुष्टिजन्य रोग। तो हम लोगों ने पहले हेतु देखा, उसके बाद में हमने लक्षण देखे, सब व्याधियां देखी। आज हम लोग चिकित्सा पे आ रहे हैं। और आप लोग को कुछ भी बोलना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मतलब ये आप लोग का ही मंच है, आप लोग जरूर इस पर कुछ बोल सकते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपने सर के लेक्चर सुन सुन के, तो आप लोग के सामने वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। और क्योंकि ना अभी शरद ऋतु है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाह्य वातावरण में बहुत ऊष्मा बढ़ गई है। तो लोगों को रक्त की बीमारियां देखने में आ रही हैं। तो हम उसी पे किस तरह से रक्त दुष्टिजन्य पित्त दुष्टिजन्य चिकित्सा करें और हमको सफलता मिले, यह हमें सोचने वाली बात है। तो जब भी रक्त की बीमारियां होती हैं तो हम लोगों को कुछ शमन दवाइयां देनी पड़ती है। आयुर्वेद जो है, इतनी असंख्य औषधियां हैं हमारे आयुर्वेद में। तो मैं कुछ बोलता हूँ, बाकी आप लोग भी जरूर बोलिएगा। तो इसमें हमें मधुर तिक्त कषाय स्कंद के जितने भी द्रव्य हैं उनका प्रयोग हमें प्रयोग करना चाहिए। पहले मैं यहाँ पर मतलब हमारे ग्रंथों में लंघन, रसजानम विकारानम लंघनम परमौषधम, जितना पेशेंट को साथ में हो उतना लंघन देना चाहिए, दीपन पाचन करना चाहिए। और उसके बाद में कुछ दवाइयां देनी चाहिए जो मैं जड़ी बूटियां बता रहा हूँ शमन के रूप में। शोधन तो हम बात करेंगे ही। तो शमन के रूप में हम लोग दाड़िम का प्रयोग करते हैं रक्त की हर बीमारी में। अनार जो है वह बहुत ही अच्छा काम करता है। आमलकी जो है वह बहुत अच्छा काम करता है। आंवला का भी सीजन आ रहा है तो बहुत अच्छा काम करता है। फिर उशीर नाम की वनस्पति काम करती है। चंदन, हल्दी, दारू हल्दी, यष्टि मधु, मुस्ता, नागरमोथा, मंजिष्ठा, पद्मकाष्ठ, मौक्तिक पिष्टी, गैरिक भस्म, प्रवाल भस्म, ऐसे शीत वीर्यात्मक और तिक्त रसात्मक द्रव्य यह पित्त शामक भी होते हैं और रक्त का प्रसादन, रक्त का शोधन भी करते हैं। इसी तरह से हमें जहां पर अगर ब्लीडिंग जैसा हो रहा है या फिर हमें स्तंभन देना है, जहां पे जैसे रक्तपित्त के शुरुआत में हमें नहीं देना है, वहां पे उपेक्षा करनी है, और बाद में हमें स्तंभन देना है, तो कषाय रसात्मक द्रव्य भी रक्त की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वट है, बरगद, बनियान ट्री, औदुंबर, जामुन, कांचन आदि छाल, वृक्षों की छाल, कांचनार, फिर मोचरस, आम्र बीज की मज्जा, यह बहुत ही अच्छा काम करता है। उसी तरह से हमें पद्मकादि तेल, उसका अभ्यंग कराएं। हमारे सर बताते हैं कि श्री बिल्व तेल का अभ्यंग कराएं तो दाह वगैरह बहुत अच्छा काम करता है, कम हो जाता है। उसी तरह से कमल नाल है, पलाश है, प्रियंगु है, यष्टि मधु है, बीजक है, यह बहुत अच्छा काम करता है। खाने के लिए हम लोग पेशेंट को पथ्य पथ्य में देते हैं तो रक्त की बीमारियों में जीर्ण शालीषष्टिक देते हैं। मतलब 2 साल पुराना, 5 साल पुराना जो चावल होता है, और जो शालीषष्टिक 60 दिन में पकने वाला चावल होता है वो बहुत अच्छा होता है। या मुदग बहुत अच्छा होता है। मसूर का यूश बहुत अच्छा रहता है। मूंग का दाल का पानी जो रहता है यूश, वो बहुत अच्छा रहता है। पटोल, परवल की सब्जी खाने को दें। दाड़िम खाने को दें बहुत ज्यादा। आंवला दें, आंवला का मुरब्बा दीजिए, आंवला दीजिए, गोदुग्ध दीजिए, नवनीत, मक्खन देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और षडंगोदक, उसमें शुंठी हटा देना है। मुस्ता मुस्ता परपट कोशिरा चंद्रोदिच्य नागरी, तो नागर हटा के उसमें गुड़ची ज्यादा डाल दे। ऐसा वाला जो रक्त पित्त में षडंगोदक दिया है वो बहुत अच्छा काम करता है। और रक्त की बीमारियों में हमें व्यायाम नहीं देना है। वेग विधारण, अति व्यायाम वर्ज करना है, वेग विधारण नहीं करना है। धूप का सेवन नहीं करना है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, संक्रमण, वॉकिंग वगैरह नहीं करना है बहुत ज्यादा। धूम्रपान नहीं करना है, मैथुन, क्रोध, और जो भी पित्त वर्धक चीजें हैं वह सबका हमें वर्ज करना है। उसी तरह से अगर रक्त बहुत ज्यादा मूत्र मार्ग से जा रहा है, अधो मार्ग से जा रहा है रक्त, दुष्टि होने की वजह से, तो गोक्षुर आदि गुगुल दें, चंद्रकला रस दें, प्रवाल भस्म दें, मौक्तिक युक्त कामदुदा दें। तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जो सादा वाला शुद्ध शेखर रस है, लघु शुद्ध शेखर रस है, स्वर्ण शुद्ध शेखर रस है, शंख भस्म है, फिर लाक्षा चूर्ण है, यह सब रक्त पित्त में या फिर रक्त दुष्टिजन्य विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर हम लोग विधि शोणितीय अध्याय देखेंगे, चरक संहिता में सूत्र स्थान में विधि शोणितीय अध्याय बताया है।
तो इसमें थोड़ा अगर हम लोग देखेंगे ना, तो रक्तज व्याधियां क्या बताई हैं। रक्तज व्याधियों के बारे में बताया है कि मुखपाक, मुंह में छाले छाले पड़ना, जो स्टोमेटाइटिस या ओरल अल्सरेशन वो होता है। अक्षीराग मतलब कंजक्टिवाइटिस होता है, और अभी ये बढ़ रहा है। आप लोग देखेंगे ना, शरद ऋतु में बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हमको आंखें लाल हो रही हैं, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। मतलब ग्रंथों में जो भी लिखा है वो हो रहा है। लोग क्योंकि ना मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और लोगों को ये अच्छे से गाइडेंस देने वाला कोई भी नहीं है कि आप अभी ये सीजन में मिर्ची, मसाला, गरम मसाले, धूप में सेवन, गरम चीजें ये सब ना खाएं। कोई बताने वाला नहीं। तो कंजक्टिवाइटिस होता है, नासिका से दुर्गंधित स्राव निकलना, उसी तरह से मुंह से दुर्गंध आना, फाउल स्मेल, यह भी रक्त की दुष्टि की वजह से होता है। इसी तरह से गुल्म होना, उपकुश होना, विसर्प होना, रक्तपित्त, विप्रमीलक, विद्रधि, रक्त में प्रदर, बात रक्त, वैवर्णता, अग्निमांद्यता, प्यास बहुत ज्यादा लगना, गुरु गात्रता होना, फिर संताप, शरीर में एक बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होना, फिर उसके बाद में अत्यधिक दुर्बलता होना, बहुत वीकनेस आना बहुत ज्यादा, इसी तरह से खट्टी डकार आना, क्लम, मानसिक और शारीरिक थकावट आना, सुस्ती आना बहुत ज्यादा क्रोधित होना, और बुद्धि सम्मोहित होना, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ ना आना, मुख से लवण रस की प्रतीति होना, जैसे नमक है ऐसा फील होना, उल्टी हो जाना कभी भी, स्वेदाधिक्य, बहुत ज्यादा पसीना आना, शरीर का दुर्गंध होना, ये सब रक्त के दुष्टि की वजह से होता है। फिर मद होना, शरीर में कंपन होना, आवाज बैठ जाना, तंद्रा होना, नींद बहुत ज्यादा आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, कंडू होना, फुंसियां आना, रैशेस आना बहुत ज्यादा, पिड़काएं, कुष्ठ, हर तरह की स्किन डिजीजेस अभी बढ़ जाती है शरद ऋतु में, और वो भी दाह पाक युक्त होती है। चर्मदल होना, ये सब रक्त दुष्टि के ये सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं। अब इसमें चिकित्सा क्या बताया है, तो कुर्यात श्रोणित रोगेशु रक्त पित्त हरिम क्रियाम विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। मतलब रक्त की अगर हमें चिकित्सा करना है तो रक्त पित्त की जो चिकित्सा बताइए वह हमें करना है, विरेचन देना है। तो अभी शरद ऋतु में आप लोग सभी पेशेंट को विरेचन देना शुरू करिए, उपवास कराइए। उपवास का मतलब कुछ नहीं खाने को देना है, खा पी के साबूदाना की खिचड़ी वाला उपवास नहीं करना है हमें। यहाँ पे कुछ नहीं खाने वाला उपवास करना है, पूरा पेट को रेस्ट देना है, फिर रक्त मोक्षण करना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर दूषित रक्त रहता है तो वायु की वजह से अगर हम लोग रक्त मोक्षण करते हैं, सिरावेद करते हैं, तो वो झाग या वाला आता है, बबल्स वाला आता है, पतला आता है। पित्त दोष से दूषित रक्त लाल रंग का होता है या पीला रंग का होता है, काला होता है, और यह देर से जमता है। कफ दोष से दूषित होगा तो पिच्छिल होगा, तंतुवत होगा, गाढ़ा होगा, और दो दो दोषों से होगा तो दो दो दोषों वाले सिम्टम्स दिखाई देंगे। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं और भी कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं, कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी। दुष्ट रक्त दुष्टि के चिकित्सा में आप क्या देती है मैम, कंचन मैम आप प्लीज बताइए। सर मैं मोस्टली मोती पिष्टी, रजत भस्म, कामदुधा, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता शुक्ति भस्म, मैं कहरवा भी चलाती, कहरवा पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी भी चलाती हूँ। और मुलेठी क्वाथ वगैरह भी देती हूँ सर। और मैं लिवामृत वटी वगैरह भी ऐड करती हूँ, लिवोग्रिट, लिवामृत वटी। मैं विरेचन भी देती हूँ, क्योंकि विरेचन से पूरा पित्त निकल जाता है तो वो फिर से रिकरेंस वहां पे नहीं आता है। हमें पित्त को मतलब ऐसे सप्रेस नहीं करना है। पेशेंट अगर एंटासिड वगैरह खा रहा होगा तो सबसे पहले उसको समझाना पड़ता है कि वो एंटासिड बंद करे, क्योंकि वो पित्त को सप्रेस कर रहा है। वो अगर आपको एसिडिटी का लक्षण तो बंद कर देता है, पर वो शरीर में कहीं पे भी जाके संप्राप्ति करके कोई भी डिसीज तैयार कर सकता है। तो वो पेशेंट को समझा के, और खाने पीने में सबसे पहले है कि हमें मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, बाहर का पिज्जा बर्गर सैंडविचेस नहीं खानी है, चाइनीज फूड नहीं खाना है। सब आहार विहार अच्छे से समझा के, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करा के उसे थोड़ा खाने में घी वगैरह ऐड करने के लिए बोलना पड़ता है। मतलब लंघन तो उसे जरूर बोलती हूँ, क्योंकि जब लंघन करके फिर पेशेंट मेडिसिन देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब हमारा जो आयुर्वेद का कंसेप्ट ही है, लंघन करके दीपन पाचन, और हमारे मेडिसिन विरेचन, मतलब कि हमें शोधन भी करना ही है, उसमें हमें सोचना ही पड़ता है शोधन के लिए। तो पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। खाने में हम फ्रूट्स भी, जैसे
अनार का जूस है, एप्पल है, पेयर है। ऐसी चीजें ऐड करते हैं, थोड़ा मुनक्का वगैरह ऐड करते हैं। जो मखाना वगैरह देते हैं, नारियल का बर्फी वगैरह ऐड करने के लिए बोलती हूँ। जैसे गुलकंद वगैरह भी बहुत अच्छा फायदा करते हैं। नारियल का फ्रेश कोकोनट ऑयल, नारियल का दूध वगैरह जो होता है वो यूज करने के लिए बोलती हूँ। सोल कढ़ी वगैरह भी बहुत अच्छा फायदा करता है यहाँ पे। मतलब हम खाने पीने के हिसाब से भी पेशेंट को समझाए, हम दवाई भी अच्छे से दे, तो पेशेंट काफी अच्छे से ठीक होता है सर। जी सर। आपने अभी सोल कड़ी बोला, वो सोल कड़ी में क्या घटक द्रव्य होते हैं? वो भी उसमें नारियल का दूध होता है और कोकम होता है। और बहुत सारे लोग ना उसको गलत तरीके से भी बनाते हैं, बहुत सारी हरी मिर्च वगैरह अदरक लहसुन का यूज करके उसको। पर एक्चुअली उसका प्रपोर्शन एकदम कम, मतलब माइल्ड ही बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो भी अगर हरी मिर्ची ज्यादा डालेंगे तो भी वो पित्त को और एग्रीवेट करता है। तो यहाँ पे कोकम और उसका उसके साथ वो नारियल का दूध, यही मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। उस पे थोड़ा सेंधा लवंग डाल दो तो वो काफी टेस्टी बनता है और बहुत अच्छे से पित्त शामक होता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी रक्तज व्याधियां जो रहती हैं उसमें आपका चिकित्सा बहुत ही अच्छा है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर महेंद्र सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप रक्त की व्याधियों में क्या चिकित्सा करते हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो मैं बताता हूँ, फिर आप बोलिए, फिर आपको आइडिया आएगा। हमें अगर रक्त प्रदोषज व्याधियां अगर हम देखते हैं चरक सूत्र स्थान 29 चैप्टर में, तो इसमें बोला है कुष्ठ व्याधि होती है। अगर खराब रक्त हो गया तो कुष्ठ व्याधि होगा, विसर्प होगा, पिड़का होगा, रक्तपित्त होगा, मेढ्रपाक होगा, प्लीहा रोग होगा, गुल्म होगा, विद्रदी होगा, नीलिका नाम की व्याधि होगी, कामला होगा, व्यंग होगा, और फिर मस्सा आएगा पूरे बॉडी में। फिर उसके बाद में तिल कालक, तिल तिल आएगा। कल आप लोगों ने केस्ट किंग में देखा था, एक बच्ची आई थी, तो उसके चेहरे पे कितने सारे तिल तिल हो रहे थे। और उसका सारा दुष्टि का हेतु भी था कि मतलब लेट उठना वगैरह। कल शशि मैम ने किया था केस टेकिंग। तो आप ना ये हमें देखना है कि वो जो भी मिथ्याहार विहार कर रहे हैं, तो उसके वजह से रक्त की दुष्टि दुष्टि कितना हो रही है, तो उसको हमें कंसीडर करना पड़ता है। उसके बाद में दद्रु होना, चर्मदल होना, दद्रु मतलब रिंगवर्म होना, फिर ल्यूकोडर्मा श्वित्र होना, पामा होना, कोट अर्टिकेरिया होना, रक्तमंडल शरीर पर लाल लाल चकत्ते चकत्ते आना, गुदपाक होना, मुखपाक होना, ये रक्त की दृष्टि से होता है। अब हमारे पास पेशेंट है और सबको हम शमन नहीं देना है, हम शोधन के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे अच्छा और इजी है जलौ का वचारण। मतलब हमें रक्त को निकालना है, दूषित रक्त को निकालना है, और शरद ऋतु में तो निकालना ही चाहिए। तो यह सबसे अच्छा चिकित्सा है, जलौका व चारण, जलौका को पालना। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वातजन्य दुष्टि है तो श्रिंग लगाते हैं, अगर कफजन्य है तो अलाबू लगाते हैं या कपिंग थेरेपी करते हैं, और पित्तजन्य है तो जलौका लगाते हैं। और जो लोग सुकुमार वगैरह हैं उनको तो हम जलौका लगाते ही हैं। यह बहुत ही अच्छा रक्त मोक्षण का उपक्रम बताया गया है। अगर वात प्रधान रक्त दूषित है तो श्रिंग लगाना, या फिर हमें सिरावेद करके स्कालपेल से हमें दूषित रक्त निकालना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 26 चैप्टर में 50 नंबर का श्लोक में क्या बताया है? वात पित्ताभ्याम दुष्टम श्रृंगेण निर्हरेट, मतलब वात और पित्त की दृष्टि में श्रृंग से निकालना है। प्रच्छन्नम एक देशस्तम ग्रथितम जल जन्म भी हरेत श्रृंगादि भी सुप्त सुप्तम असृग्वपि सिराविदेहि प्रच्छानम पिंडते वा स्याद अवगाढ़े जलौकरसः जलौकसः त्वकस्ते अलाभु घटी श्रृंगम शिरेव व्यापिके असृजि वातादि वातादि घाम वा श्रृंग जलौक अलाभि भी क्रमात्। मतलब रक्त शोधन का प्रकार में जो लोग दुर्बल हैं, नाजुक हैं, सुकुमार हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को हमें चरकाचार्य जी ने या सुश्रुताचार्य या वाग्भट जी ने जलौका, जलौका सह तू सुखिनाम रक्त श्राव्यम योजित, अनेक प्रकार से रक्त निकालने से अच्छा है कि जलौका से रक्त निकाल दें। जलौका जब हम लोग लगाते हैं तो जलौका खुद ही डिसाइड करती है कि अशुद्ध रक्त वाहिनी कहाँ है, ऐसी वेन कहाँ है जहां से हमें रक्त दुष्टि जो है वह निकाल दिया। और जलौका हमेशा अशुद्ध रक्त ही निकालती है। उसके लिए बोला है कि हंस नाम का जो प्राणी होता है,
स्वैन, वह दूध और पानी मिक्स करके देंगे तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। वैसे जलौका जो है वह केवल और केवल अशुद्ध रक्त ही खींचती है, बाकी वो वैसे के वैसे ही रख देती है। तो जलौका लगाना एक टेक्निक है जो आयुर्वेद में ही बताया गया है, और वो प्रैक्टिकल में आप लोग को कभी दिखाऊंगा जलौका का। और अगर रक्त रुकता नहीं है, क्योंकि उसके फूक में हिरुडिन नाम का कोई सब्सटेंस रहता है, तो उसकी वजह से रक्त रुकता नहीं है, तो वहां पे लोद्र, हल्दी, ये सारी चीजें रखते हैं, या फिर तुरटी रखते हैं, तो वो, या फिर बर्फ लगा देते हैं, तो रक्त वो क्लॉट हो जाता है। जिनको हीमोफीलिया है उनको जलौका नहीं लगाना चाहिए। और एक जलौका को जंतु दृष्टि होती है, उसमें भी इन्फेक्शन होता है, तो एक जलौका को रोज रोज यूज नहीं करना चाहिए। और जलौका ने रक्त पी के छोड़ दिया, तो फिर उसको हल्दी के पानी में डाल के थोड़ा देर उल्टी करा के, और फिर उसको अपने अच्छे वाले पात्र में रख देना चाहिए। तो ऐसा करने से, दूषित रक्त निकलने से बहुत ही अच्छा रक्त की बीमारियों में फायदा हो जाता है। इस पर डॉक्टर महेंद्र सर आप प्लीज कुछ बोलिए। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ सर। सर, रक्त विकृति में रक्त के, क्योंकि अब कई कई हैं, जैसे कुष्ठ भी है, बात रक्त भी है, रक्त पित्त भी है, इंद्रलिप्त भी है, लीवर की भी बीमारियां हैं। इन सभी में अपन के रक्त के हिसाब से सोचें तो इसमें सबसे पहला जो आपने बताया है, आम पाचन, मतलब लंघन अपने को फर्स्ट में कराना ही पड़ेगा। उसके बाद में रक्त मोक्षण के बाद में ही समन औषधि दी जाए तो ज्यादा आराम करती है, बजाय अपन डायरेक्ट यदि समन औषधि देते हैं तो उससे कम आराम मिलता है। या तो फिर लंघन करा के विरेचन करा दें, या रक्त मोक्षण, दोनों में से एक काम तो अपन को निश्चित रूप से कराना ही पड़ेगा। उसके बाद में मंजिष्ठा है, आपने बताया पद्म काष्ठ है, साथ में जो क्षीरपाक है, जैसे अर्जुन का है, दशमूल का क्षीरपाक है, लघु पंचमूल का क्षीरपाक है। इस तरह ये क्षीरपाक अपन देते हैं तो उससे भी पित्त का शमन अच्छी तरह होता है। और साथ में यदि और अपन को करना चाहें तो लेप लेप प्रजेप और इस तरह के बताए, ये जो कषाय रस के द्रव्य हैं इनसे लेप वगैरह करें तो उससे भी आराम मिलता है। मध्यस्थी का बहुत अच्छा प्रयोग होता है, बासा का है, गुरुची का है, इनका प्रयोग भी हम इसमें इसमें अपन कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं कुछ कुछ वनस्पतियां भी बताता हूँ जो रक्त की बीमारियों में हम लोग देते हैं। महामंजिष्ठादि क्वाथ, सूचेकर तो देते ही हैं। कुछ कुछ वनस्पतियां हैं, जैसे कि अर्जुन नाम का वृक्ष है। यह अर्जुन जो है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। रक्त वाहिनियों का जो आराम से संकोचन है उसको करता है, मेंटेन करता है। बीपी को भी कंट्रोल करता है अगर युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाए। रक्त के दोषों को ठीक करता है। हृदय के पोषण क्रिया को सुधारता है। और इसमें जो कैल्शियम है बहुत ज्यादा होता है अर्जुन में। तो यह, और हमने मॉडर्न में भी पढ़ा है कि कैल्शियम चैनल्स रहते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगर दे दिया तो फिर बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो ये नेचुरल कैल्शियम इसमें रहते हैं। कैल्शियम चैनल्स के थ्रू ये जाके और हार्ट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन इनका इफेक्ट तुरंत नहीं आएगा जितना केमिकल ड्रग्स का आएगा। केमिकल ड्रग्स रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, हमारी दवाइयां धीरे धीरे काम करके बहुत अच्छा करती हैं। उसी तरह से अर्जुन वृक्ष का वृक्ष जो है रक्त की शुद्धि करता है, रक्त को रोकता है, और रक्त स्त्राव को रोकता है, रक्त को बढ़ाता भी है। इसमें कैल्शियम है और ऐसे घटक द्रव्य हैं कि रक्त की वृद्धि भी करता है। और हृदय रोगी के लिए तो अर्जुन जो है, अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, अरिथमिया है, पाल्पिटेशन है, तो इसमें दीपन पाचन करके अर्जुन शीरपाक का प्रयोग लॉन्ग टर्म के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रभाकर वटी, नागार्जुन रस, हृदय अर्णव रस, हृदय वल्लभ रस, सभी में अर्जुन और अभ्रक इनका प्रयोग कहीं ना कहीं किया हुआ है। फिर अशोक नाम की वनस्पति है। वो अशोक जो है वह ये कषाय रसात्मक है और तिक्त रसात्मक, रक्त स्तंभक है, रक्त प्रदर में बहुत अच्छा काम करती है। और अत्यार्तव अगर है तो वहां पर भी काम करती है। और ओवरऑल पूरे बॉडी में अशोक नाम की वनस्पति बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए अशोकारिष्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर खजूर है। खजूर जो है वह हम मधुर रसात्मक है। और खजूर आदि मंथ तो उसमें मदात्ते में बोला है, लेकिन खजूर जो है वो रक्त स्तंभन होके मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक है। मांस का पुष्टि करता है, और रक्त की हर बीमारी में खजूर खाना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। दाड़िम है। दाड़िम भी मधुर रसात्मक होता है। मधुर तिक्त कषाय रसात्मक होता है। थोड़ा सा तिक्त कभी कभी लगता है, लेकिन मेन मधुर रसात्मक दाड़िम होता है। और ये त्रिदोष शामक है और रक्तवर्धक है। अगर आप लोग ने एक महीना अगर अनार किसी को भी खिला दें तो एचबी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। और यह शुक्रकर भी है। इसके मूल की छाल कृमिघ्न है।
और अतिसार, रक्तातिसार में इसके छाल का काढ़ा पिलाते हैं, दाड़िम का, अनार का। नाक से रक्तस्राव हो रहा है तो फूल के रस का नस से दे, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इस तरह से नाग केशर नाम की वनस्पति है, ये रक्त का प्रसादन करती है, वर्णगन का में आती है नाग केशर, और रक्त का शुद्धि करती है। बहुत ही अच्छी दवाई है नाग केशर। और इसको ना ये रक्तातिसार, रक्त प्रदर और रक्तस्राव, इन सब में भी बहुत अच्छा काम करती है। रक्त स्तंभन भी है, वीर्य उष्ण है नाग केशर का, उष्ण वीर्यात्मक हो के भी आम का पचन करती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। मेन इसका रस कषाय रसात्मक होता है। फिर उदुम्बर, जिसको गुलर बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में ये जो दत्त भगवान होते हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो उदुम्बर के पेड़ के पास हुई है, इसलिए उदुम्बर के हम लोग बहुत दैविक स्वरूप में बहुत पूजा करते हैं वृक्ष को। तो उदुम्बर जो है ना, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके जो फल हैं वो गर्भपात को रोक देते हैं और ओवुलेशन को भी अच्छा करते हैं, एग रिजर्वायर को भी बढ़ाते हैं। उदुम्बर का जो रस होता है, फल का रस, वो दूध और चीनी के साथ खाएं तो कैंसर जैसी बीमारियों को ये ठीक कर देता है। उदुम्बर के जड़ में जो पानी आता है, आप थोड़ा सा ऐसे गड्ढा करके या उसको अंदर होल करके और बर्तन रख दीजिए, टप टप पानी गिरेगा पेड़ के अंदर से, तो वो कलेक्ट होगा, वो दें तो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में उदुम्बर काम करता है। और केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट हुआ है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर कमल है, बबूल है, बकुल नाम की वनस्पति है, मंजिष्टा है, प्लक्ष है, हल्दी है, लोद्र है, लज्जालू नाम की वनस्पति है, छुई मुई जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी काम करती है। और सारीवा, सारीवा जो है वो अनंत मूल सबसे अच्छा काम करने वाला द्रव्य है। सारीवा देखें तो वह तिक्त रसात्मक है और कषाय रसात्मक है। और ये सारीवा जो है वो अल्प स्नेह युक्त, लघु तीक्ष्ण, मतलब लघु है लेकिन तीक्ष्णता को कम कर देती है। उसी तरह से ये मूत्रदाह, वृक्कदाह, व्रणदाह में सारीवाद्यासव या सारीवा बहुत अच्छा काम करती है। नेत्र दाह में अच्छा काम करते हैं। हाथ पैरों में जलन हो रही है तो सारीवा बहुत अच्छा काम करती है। चूर्ण फॉर्म में भी दे सकते हैं, या सारीवा घनवटी आती है, या अनंता कल्प करके आता है। यहाँ पे बाघुली आयुर्वेद कॉलेज है ना, ये संस्कृति भारतीय आयुर्वेद दर्शन का जो है, तो वो लोग कैंसर पे काम करते हैं, जापान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में वहां पे कैंसर पे काम होता है। तो जिस तरह से शतावरी कल्प बनता है, वैसे ही वो लोग अनंता कल्प बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, चीनी का चाशनी बनाते हैं, चीनी का चाशनी एक तार या दो तार वाली बना के, और दूसरे साइड में अनंता चूर्ण को भूनते रहते हैं। और भुनने के बाद ये चीनी की चाशनी में डाल के और उसको ऐसे घुमाते रहते हैं तो वो ग्रैन्युअल फॉर्म में बन जाते हैं। ये अनंता कल्प जो है, यह इतना बढ़िया कैंसर के साइड इफेक्ट से, बॉडी में जो हीट होता है या फिर लूज मोशन होता है, उल्टी आती है, बाल झड़ जाते हैं, शरीर काला पड़ने लगता है, वो सब साइड इफेक्ट में अनंता कल्प का प्रयोग करते हैं। तो पित्त जन्य और रक्त दुष्टि जन्य जितने भी प्रॉब्लम है केमोथेरेपी के बाद जो होते हैं, उसमें अनंता कल्प बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से यह यूरिन को बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ वीण मूत्र वो कर देता है। और वृक्कों की दाह को ठीक करता है। और बर्निंग सेंसेशन अगर हो रहा है, सदाह मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, या मूत्र मार्ग का व्रण हो गया है, जख्म हो गया है, ओरल अल्सरेशन हो गया है, मुंह में जख्म हो गया है, छाले पड़ गए हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा होता है। और बच्चों में अगर छाले पड़ रहे हैं, बच्चे क्योंकि तीखा नहीं खाते हैं लेकिन बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो उसमें अनंता का चूर्ण लेके और शहद के साथ चटा देना है, वहां पे लगा देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और अनंता जो है वो फिरंक, उपदंश, इन सब में भी बहुत अच्छा काम करता है। चोपचीनी के साथ अगर सारीवा को तीन तीन 2-3 महीने पेट में दे इंटरनली, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये बहुत सारे वैद्य जो हैं पुणे के, वो जो बड़े टॉप में वैद्य हैं, उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा औषधि है तो सारीवा है। इसी तरह से चंदन है। मैं अपने सारे पित्त वाले पेशेंट को चंदन जरूर देता हूँ, 1 किलो चंदन 1 महीने में खाना है, ऐसा मैं दे देता हूँ। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हो, क्रॉन्स डिजीज के हो, या ड्यूडिनल अल्सर हो, परिणाम शूल हो, उन सब में ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये चंदन का चूर्ण है, चंदन, हल्दी, यष्टि मधु और त्रिफला, इसका कॉम्बिनेशन में दे देता हूँ, बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए आप लोग। हेलो, प्रणाम सर। हाँ। सर, बहुत अच्छा बताया आपने ये चंदन और त्रिफला। जैसे मतलब बहुत ही मेडिसिन लेने लायक, मतलब लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है ना,
तो हम बहुत अच्छे से ये काष्ठ औषधियों पे भी बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसे। और मैं भी महामंजिष्ठादि काढ़ा वगैरह यहाँ पे चंदनासव उशिरासव मैं भी चलाती हूँ, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा आते हैं सर। जी सर। और विद्या कर्म भी अभी कर रही हूँ ना, तो मुझे इसमें जैसे रक्त मोक्षण का रिजल्ट दिखता है ना, वैसे ही विद्या कर्म का भी रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखता है। वो वात रक्त वाला पेशेंट मैंने जो आप लोगों को ऑनलाइन मतलब जो वीडियो से मैंने दिखाया था ना, वो सर इतना अच्छे से इम्प्रूव कर गया, उसको 4 महीने हो रहे हैं अभी विद्या करते। अभी तो वो महीने हफ्ते में एक ही बार आ रहा है। पर उसके पूरे जो जॉइंट्स थे ना एकदम जकड़ गए थे, सूज गए थे। उसे वात रक्त है सर, पर उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी आप सर। विद्य कर्म कैसे करती हैं, थोड़ा बताइए, थेरोटिकल। अ, सर उसमें जो पॉइंट्स बोले गए हैं एक्चुअली मर्म से तो थोड़ा सा रिलेटेड ही होते हैं पॉइंट्स, पर एक्यूरेटली मर्म के ऊपर नहीं होते हैं। तो जैसे क्षिप्र मर्म है तो क्षिप्र का पॉइंट बोला जाता है। उर्दू जो हमारी शाखाएं हैं और अधो शाखाएं हैं, उसमें दोनों इसमें जैसे उर्दू क्षिप्र अधो क्षिप्र बोला जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, तो वो स्पेशली जो डिसीज है उस डिसीज की संप्राप्ति समझ के ही वो पॉइंट को चुना जाता है और वहां पे विद्य किया जाता है। जैसे मुझे कोई मानसिक पेशेंट, मतलब उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, वहां पे मुझे विद्य सोचना है तो मैं स्तपनी मर्म पे करूंगी। और जैसे हाँ, मैं अपांग पे करूंगी, मैं शंख मर्म पे करूंगी। और कोई समझो पीनस वाला पेशेंट है, प्रतिशय वाला पेशेंट है, तो नासा वाले जो 2 पॉइंट है तो वो नासा के साइड में है, उर्ध्व लेफ्ट और राइट साइड की नासा पे हम वहां पे विद्य करते हैं। तो उसके लिए स्पेशल छोटी सी नीडल यूज होती है 24.5 इंच की। तो मोस्टली वो जैसे हमारी इंसुलिन की सिरिंज होती है उस टाइप की ही छोटी सी नीडल होती है। हम वो नीडल को ही वहां पे डाल के वो जगह को पंचर करते हैं। बस वो नीडल हमें हॉलो चाहिए होती है, क्योंकि हॉलो होने की वजह से ही वहां पे जो दूषित वायु है, वो अटका हुआ जो वायु है, वो वहां से निकल जाता है, वो रक्त के साथ निकलता है। और दूषित रक्त वहां से निकलने की वजह से हमारे दोष निकल निकल जाने की वजह से फिर वहां पे हमारी संप्राप्ति नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स, ये किडनी स्टोन का भी पॉइंट नीचे अंगुष्ठ मूल पे दिया गया है, तो उसे भी किया जाता है। नाभि के 4 पॉइंट्स है, तो नाभि पे भी चार चार जगह पे किया जाता है। तो पीसीओडी का पॉइंट बोला गया है वहां पे हमें ना, ये थायराइड ग्लैंड के लिए एक पॉइंट बोला गया है, हमें थायराइड नॉर्मल करने के लिए भी थाई रीजन में एक पॉइंट है, पीसीओडी का पॉइंट भी बताया गया है। हमें बहुत बार जैसे मैकबर्नीज पॉइंट पे भी बोला गया है करने के लिए वहां पे, क्योंकि कभी कभी पेशेंट में बहुत सीवियर पेन होके पेशेंट आता है और हमें समझता नहीं है कि अभी ये क्या हो सकता है। तो बहुत बार पेशेंट सीवियर पेन में आता है, तो हम वहाँ वो पॉइंट भी हम चूज कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है। प्रवाहिका के लिए भी पॉइंट बोला गया है, कोलाइटिस के लिए भी पॉइंट बोला गया है। बहुत मतलब अगर हम उसका अच्छे से अभ्यास करें, सुश्रुत संहिता को अच्छे से पढ़े हम, जो पॉइंट्स ये इवन वो गोगटे सर की बुक भी अच्छे से पढ़े और समझ के फिर वहां पे, क्योंकि हर एक का ना एक डीप जो पेनिट्रेशन होता है वो जो नीडल का, उसको हाफ व्री करना है या फुल व्री करना है, अष्टमांश करना है, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। तो वहां पे जैसे साइटिका के लिए भी पॉइंट बताया गया है। हमारी जो बटक साइड में उर्दू साइड में अगर बटक के 4 पार्ट करके हम जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, वही साइड पे हमें पूरी एक जो 18 नंबर की निडल होती है उसको पूरा इंसर्ट करना पड़ता है। तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट एक पेशेंट में, तो उसको मतलब इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है। तो जैसे हम अग्निकर्म और विद्याकर्म वहां पे मैंने किया, तो उसकी इतना अच्छा रिजल्ट आया। कैसे होता है ना कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट देने की वो एक टेक्निक है। एक्चुअली वो पूरी संप्राप्ति को हमें उसी दिन भंग नहीं करता है कि वो पेशेंट एकदम अच्छा हो गया, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी। उसे कंटिन्यूअसली करना है, पर हमारी दवाइयों पे ही, मतलब हम बोल सकते हैं उसे कि अर्ध चिकित्सा बोल सकते हैं, पर हम हमें दवाइयों पे भी डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि बस हम अग्नि और विद्या करें और उससे पूरा पेशेंट ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होता है। हमें दवाइयों को भी अच्छे से चुनना ही है, हमें हेतु सेवन भी बंद करना ही है। और हमें जस्ट कि बहुत सीवियर पेन में पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो वो हमें जरूर हेल्प करता है सर। जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। तो मैं आप लोगों को रक्त धातु पे कुछ और बात बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के शरीर में धारण करने वाले 7 पदार्थ हैं जिनको हम धातु बोलते हैं, धारणा धातुआ। उसमें एक धातु जो है रक्त है। उसका शरीर में अनन्य असाधारण महत्व है, मतलब स्पेशल, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते तस्मात् यत्नेन संरक्ष्यम रक्तम जीव इति स्थिति। सुश्रुत सूत्रसान 14 चैप्टर में शोणित वर्णनीय अध्याय में 44 नंबर का श्लोक है कि शरीर में जो रक्त है वो एक अनिवार्य घटक है। ये शरीर के धारणा के लिए, धारण करने के लिए अनिवार्य घटक ये रक्त है। और इसका प्रयत्न करना हमारे मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, क्योंकि जब तक रक्त है तब तक जीव की स्थिति है। रक्त का क्षय हुआ, इंसान की मृत्यु हो गई। पूरी तरह से अगर नष्ट हो गया तो मृत्यु हो जाती है। रक्त धातु जो है वो जीवन कार्य करता है। और सुश्रुताचार्य जी ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। कुछ लोग इसको रक्त को चौथा दोष भी मानते हैं, इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। और जो 10 प्राणायातन बताए हैं, चरक सूत्रस्थान 29 चैप्टर में तीसरा नंबर का श्लोक है। उसमें क्या बताया है कि दशैक वायतनान्याहु प्राणा येषु प्रतिष्ठिता शंखो मर्मत्रयम कंठो रक्तम शुक्रौजसी गुदम। मतलब शरीर का धारण करना है तो जहां पर जिनकी वजह से होता है उनको प्राण ऐसे बोलते हैं। ये 12 चीजें हैं, उसमें 10 आयतन है और 12 प्राण है। उसमें एक जो है वो रक्त भी बताया, रक्त धातु भी बताया। फिर बोल रहे हैं चरक सुश्रुत सूत्र स्थान 14 चैप्टर में 11 नंबर का श्लोक कि तेषाम धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्तते। मतलब सभी धातुओं की वृद्धि होना या वृद्धि ना होना या क्षय होना, यह सब रक्त पे ही अवलंबित रहता है। किसी का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, कोई चीज ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है या बढ़ नहीं रहा, वेट हाइट नहीं बढ़ रहा है, वो रक्त धातु की दृष्टि है, स्त्रोतोरोध है। तो सभी चीज रक्त पे ही अवलंबित रहते हैं। और शरीर में अनेक रोग शरीर में निर्माण होते हैं। तो चरकाचार्य जी ने तो ये बोला है कि रक्त और रोगों का बहुत बड़ा संबंध रहता है। रक्त अच्छा है तो कोई बीमारी नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। और चरक सूत्रसान 24 में जो विधि शोणित अध्याय है उसमें 17 नंबर का श्लोक में क्या बताया है, शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्य रूपक्रंताश ये गदाः सम्यक साध्यन सिद्ध्यंति रजस्तान्विन भावेत। मतलब स्निग्ध उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि वीर और गुण विशिष्ट औषधों का उपयोग करके भी अगर सुख साध्य रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, तब हमें रक्त को, अगर हमने उसकी चिकित्सा किया, रक्त का हमने शुद्धि कर दिया, शमन कर दिया या रक्त को निकाल दिया, तो सभी चिकित्सा सफल हो जाती है। जहाँ पे हमें तीनों दोष वात पित्त कफ को करके फायदा नहीं हो रहा है तो रक्त की चिकित्सा करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो माइग्रेन के आते हैं, उसमें आपने बहुत सारा चिकित्सा किया लेकिन वो माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है, तो रक्त मोक्षण कर दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से विस्तृता द्रवता राग स्पंदनम लघुता तथा भूयाम दिनाम गुणा येते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। मतलब इसमें विस्तृता होती है, थोड़ा सा स्मेल होता है, लौगंधित्व, द्रवता होता है, रेडनेस होता है, स्पंदन होता है, लघुता होती है, भूमि आदि के गुण जो है, क्योंकि ये गंधवती पृथ्वी, भूमि आदि के गुण इसमें रहते हैं कुछ मात्रा में। और द्रव रूपो धातु, चरक चिकित्सा स्थान 15वां में 36 नंबर का श्लोक में बोला है कि रक्त की द्रवत्वा रहती है, द्रव रूपो धातु। फिर सुश्रुत सूत्र स्थान 21/17 में बोला है कि रक्त कैसा होता है, तो अनुष्ण शीत, पूरा उष्ण भी नहीं है, अनुष्ण शीत है, मधुर है, स्निग्ध है, रक्तम च वर्णता शून्यतम गुरु विश्रम स्याद विदाहश्च पित्तवत। मतलब ये ओरिजिनल रक्त धातु कैसे है, तो द्रव स्वरूप में है, चल गुणात्मक है, लघु स्निग्ध और सूक्ष्म है। और इसका वर्णन करते हुए बोलते हैं कि यह परस्पर, अगर इसका विरोधी चीजों का अवलंबन किया जाए तो रक्त विदग्ध भी हो जाता है। गुरु गुरु गुण ज्यादा बढ़ जाए तो ये विदग्ध हो जाता है। और इसमें गुरु गुण ज्यादा बढ़ जाता है तो यह पचन में बहुत ज्यादा हैम्पर करता है, फिर डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाता है। लघु गुण जो है इसमें, वो आकाश का प्राकृत गुण इसमें पाया जाता है। उसी तरह से द्रवत्वम स्पंदनम हेतु,
ऐसा तर्क कारिका में बताया गया है। तो प्रत्येक परमाणु में जो द्रवत्व है, लिक्विड फॉर्म है, वह हेतु रहता है। किसका हेतु रहता है? तो स्राव निर्माण होने का हेतु रहता है। और द्रवत्वम स्यंदनम हेतु, मतलब स्यंदन करना, मतलब वो सर्कुलेट होना, वह काम द्रवत्व करता है। द्रवः प्रक्लेदना, मतलब क्लेद निर्मित में सहायता करता है। द्रवः क्लेद करोष्यपि, मतलब यह क्लेदन कार्य भी मतलब क्लेद रूप में भी रहता है, थोड़ा सा रक्त शरीर में। और द्रव रूप जो है वो क्लेदन करने के लिए रहता है। तो रक्त जो है वो सॉलिड नहीं होना चाहिए। अगर सॉलिड हो गया, क्लॉट हो गया, डीवीटी हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, तो वो नुकसान करता है। उसी तरह से अगर द्रव गुण ज्यादा बढ़ जाए तो हृदय में जाने वाली गति कम पड़ जाती है, और सिरा जो है वो भरे भरे जैसे रखते हैं। तो द्रवता भी नहीं बढ़ती है, बढ़नी चाहिए। कफ प्रदान रक्त दूष्टि में ऐसे सिम्टम आते हैं, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में दिखने को मिलता है कि रक्त की द्रवता बढ़ गई है, और या फिर घनता बढ़ गई है, कफ दोष ज्यादा उसमें हो गया है। और तो वो जो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अच्छे से पंपिंग नहीं कर पाता है, वो लूज पड़ने लगता है। इसी तरह से द्रव गुण का क्षीणता अगर हो जाती है तो उससे भी नुकसान होता है। क्लेद निर्मिति कम हो जाती है, स्पंदन कम हो जाता है, जीवन कार्य पोषण कार्य का अभाव हो जाता है, और बाद में मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो द्रवत्व कम हो गया तो ब्लॉकेजेस करेगा, आर्टेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन सब करेगा। तो द्रव गुण भी कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इसमें अगर हम लोग देखें तो चल गुण जो है, रक्त का चल गुण वायु की वजह से मिला है। तो यह चल गुण जो है वो उत्साह निर्मित करता है, और पूरा बॉडी में व्यान वायु के हेल्प से रस के साथ में रक्त का परिभ्रमण पूरे बॉडी में होता है, हृदय में आता है, और हृदय उसको पंपिंग करता है। और ये अनवरत चलते रहता है 24x7, जन्म से लेके मृत्यु तक ब्लड सर्कुलेशन होते ही रहता है। लेकिन अगर चल गुण को कम कर दिया, हमने बहुत ज्यादा ऐसे ऐसी चीजें खाई जो रक्त की दृष्टि के रक्त को गाढ़ा कर रही हैं, ऐसी चीजें खाई तो चल गुण का क्षय होता है, और उसके वजह से ब्लॉकेजेस होने लगता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, वेरिकोज वेन्स हो गया, या फिर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हो गया। तो वो चल गुण, रक्त के चल गुण की कमी की वजह से होता है। हो सकता है कि वहां पे स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति हो, या खून बहुत गाढ़ा हो गया हो, आम युक्त हो, कफ दोष युक्त हो, इसके वजह से होता है। और दूसरा क्या है कि चल गुण अगर कम हो गया तो उत्साह कम होगा। अवयव, हृदय से जो अवयव को मिलना चाहिए पोषण, वो नहीं मिल पाएगा। चल गुण कम होने से वेग प्रवर्तन होने में टाइम लगता है। 13 अधारणीय वेग जो है, भूख प्यास, खांसी, छींक, उल्टी, ये सब प्रवर्तन होने में टाइम लगता है। और स्पर्श आदि विषयों का निसंशय ज्ञान नहीं हो पाता है, मतलब सेंसेशन लॉस होने लगता है। और जो अवयव है उनके कार्य कम हो जाती है। जैसे कि अनीमिया अगर हुआ तो लीवर पे भी उसका इफेक्ट होता है, किडनी पे भी होता है, और पैंक्रियास पे होता है, स्प्लीन पे होता है। तो चल गुण की क्षय नहीं होना चाहिए। इस तरह से लघु गुण है इसमें, तो ये स्फूर्ति निर्माण करता है, शरीर को लघुता ऐसा फील कराता है। व्रण रोपण का कार्य लघु गुण की वजह से जल्दी जल्दी होता है। लघु गुण अगर बढ़ गया तो व्रण रोपण की प्रक्रिया विकृत रूप में होती है, हीलिंग ही जल्दी नहीं होता है। स्निग्ध गुण जो है, रक्त में स्निग्धता रहती है, तो स्निग्ध गुण की वजह से वो सर्कुलेट अच्छे से होता है, आर्टरीज फ्रजाइल नहीं होती है, वेन्स फ्रजाइल नहीं होते। नहीं तो अगर स्निग्ध गुण की कमी हो गई रक्त में तो वह फ्रजाइल होके फूट जाएंगी रक्त वाहिनियां, तो वो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। सूक्ष्म गुण जो रहता है वो स्त्रोतो विवरण का कार्य करता है, मतलब वहां से विवरण, मतलब डायलेट होना, रक्त वाहिनियों का डायलेट होना, और वो आगे आगे होना, स्त्रोतो विवरण। तो सूक्ष्म गुण है इसलिए होता है, विकासी कारण है इसलिए पूरे बॉडी में फैल जाता है। और रक्त का प्रत्येक सूक्ष्म परमाणु जो है, यह सूक्ष्म गुण के वजह से ही छोटी छोटी कैपिलरीज में चला जाता है, आर्टेरियोल्स में चला जाता है, क्योंकि सूक्ष्म गुणात्मक ये सब चीजें रहती हैं। अगर बड़ा हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, तो वह जा ही नहीं पाएगा, सूक्ष्मता नहीं रहेगी, और फिर वो अटक जाएगा, और बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। और सूक्ष्म गुण अगर बहुत ज्यादा कम बढ़ गया तो उसके वजह से रक्त बहुत ही पतला हो जाता है, या फिर गाढ़ा हो जाता है बहुत ज्यादा। सूक्ष्म गुण की वृद्धि से बहुत पतला हो जाएगा, और फिर कहीं कहीं व्रण हो गया तो वह जल्दी से हीलिंग नहीं हो पाता है। उसी तरह से रक्त के प्रदोषज हेतु क्या है कि 6 रसों में से अगर नमक वाला चीज, लवण रस, अम्ल रस और कटु रस ज्यादा सेवन किया तो रक्त का दुष्टि होता है।
उसी तरह से उष्ण विरातक द्रव्य जो गर्म दवाइयां हैं, जैसे अभी के सीजन में चित्रक नहीं यूज करना है, पिपली ज्यादा यूज नहीं करना है, शुंठी नहीं करना है, शुंठी कभी कभी थोड़ा मात्रा में कर सकते हैं, या फिर काली मिर्च का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है। उसी तरह से जो तिक्त कटु रसात्मक द्रव्य हैं उसका प्रयोग अगर लोग कर रहे हैं तो रक्त की दुष्टि का कारण हो सकता है। इसी तरह से क्षार का प्रयोग करना रक्त दुष्टि करता है। कुल्थी जो है, हुलगा मराठी में बोलते हैं, उससे रक्त की दुष्टि होती है। उड़ीद है, तिल के तेल का बहुत ज्यादा यूज करना, कंद मूल का ज्यादा प्रयोग करना, कच्चा खाए जाने वाले पदार्थों का ज्यादा सेवन करना, दही, दही के ऊपर का पानी, फिर अल्कोहल, कांजी, जलचर प्राणियों का मांस, और कीचड़ वाले जगहों पे रहने वाला अन्न, और जो गाय भैंस, इनका जो मांस है, जो लोग गाय का मांस खाते हैं, भैंस का मांस खाते हैं, उनको रक्त की बीमारियां होती हैं। जिन लोगों ने साथ में कर लिया है, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग, उनके लिए अलग बात है। लेकिन जिसने कभी नहीं खाया और वो अचानक खाने लगा, उनकी पीढ़ी में 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी ने नहीं खाया और उसने खाने लगा, तो फिर उसको रक्त की दुष्टि का प्रॉब्लम होने लगता है। तो गाय का मांस और भैंस का मांस रक्त की दुष्टि का कारण बताया है। और उसी तरह से इसमें हमें चिकित्सा क्या करना है, तो रक्त का शोधन करना है, रक्त का पाचन रक्त पाचक द्रव्यों से करना है, रक्त का वर्धन करना है, तो दाढ़ी वगैरह देके और लौह कल्प देके रक्त का वर्धन करते हैं। रक्त का प्रसादन करना है, तो ताप्यादि लौह है, स्वर्णमाक्षी पुष्प है, अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाता है। रक्त का स्तंभन करना है जहां जरूरत होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा रक्त प्रदर हो रहा है, रक्तातिसार हो रहा है, आमावस्था चली गई है तब भी हो रहा है, तब वहां पे उपेक्षा न करके रक्त का स्तंभन करना है। तो नाक केशर चूर्ण, कुटजा रेस्ट, और बोलबद रस, प्रद्रांतक लौह, ये बहुत सारी दवाइयां हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि रक्त की दुष्टि अगर हुई तो दुष्टि को ठीक करने के लिए जो शिग्रू है, ड्रम स्टिक, उसका सब्जी बना के खाएं, रक्त को साफ करता है। फिर अजवाइन, भांग, पका हुआ बेलफल, इमली, तमाल पत्र, और जो खट्टी ताड़ी होती है जिससे नीरा बनता है ना, वो खट्टी ताड़ी जो फ्रेश निकाली है, वह रक्त की दुष्टि को ठीक कर देती है। फिर धतूरा, अखरोट, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से रक्त का पाचन करना है, तो सारीवा, खदीर, नीम, गुडुची, बाकुची, फिर इंद्रयव और हल्दी, ये रक्तगत आम का पचन करती है। रक्त को बढ़ाना है तो क्या करना है कि खट्टा वाला जो करवंद होता है उसको खाने के लिए दें, अंगूर दे, खट्टा मीठा जो अंगूर होता है या किशमिश होता है वो दें, खजूर दें, नीम, सॉरी, इमली दें, और अम्लवेतस दें। उसी तरह से रक्त का पाचन करना है तो नीम का मेरा रह गया था, नीम है, खदीर है, गुड़ुची है, बाकुची, इंद्रेव और हल्दी, इसका प्रयोग करें। अगर रक्त का प्रसादन करना है, अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाना है, क्योंकि रक्त में उष्णता, तीक्ष्णता और कचरा वगैरह सब जमा हो गया है, तो इसमें क्या करना है हमें कि दुर्वा, फिर खजूर के पेड़ का रस, खजूर का रस, उसी तरह से एलोवेरा, जो ये कुमारी होता है, विदारी कंद, अडुलसा और उशीर, इसका प्रयोग करें। रक्त का स्तंभन करने से नागकेशर, लाक्षा, उदुम्बर, मोचरस, काला बोल, लोद्र, गैरिक और तुरटी का प्रयोग करें। शोणित संघात भेदन करना है तो कटु रस के द्रव्य, ये सब का प्रयोग करें। अगर मतलब ग्रंथि जैसा अगर हो रहा है, उसी तरह से जो कबूतर का जो विष्ठा होता है वो खाने के लिए देना है। उसी तरह से पिपली है, शिगरू है, लहसुन, फिर शार, अजवाइन, अदरक, इनका प्रयोग करें तो शोणित संघात वेदन, जहाँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे कंडीशन है, जहाँ पे तो रक्त सूखा हुआ है उसमें वो दें। जैसे खदीर का प्रयोग करें। हल्दी जो है वो रक्त की शुद्धि करता है, वर्णगन में भी है, और रक्त शुद्धि करे। महामंजिष्ठादि क्वाथ है, वो रक्त शुद्धि करता है। बृहद हरिद्राखंड है, पंचतिक्त घृत गुगुल है, कैशोर गुगुल है, आरोग्य वर्धनी वटी, रक्त पे अच्छा काम करती है, खदीर है। तो ये सारे द्रव्य हैं, इस तरह से हम चिकित्सा करें। और जहाँ पे शोधन है, ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो विरेचन दे, अधोक रक्तपित्त है तो वमन दे, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और अलग अलग बीमारियां हैं, विसर्प है, वातरक्त है, स्किन प्रॉब्लम है, जहां जहां रक्त दुष्टि है वहां पे रक्तपाचक, ताप्यादिलो, चंद्रकला रस, जैसे हमें जो जरूरत है वो वहां पे यूज करना है। चलिए, डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं रक्त दुष्टि जन्य विकारों में? डॉक्टर हरिहर सर, महाजन सर, माधुरी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? कंचन मैम और कुछ बोलना चाहती हैं आप? जी सर, मतलब मैं कब से सुन रही हूँ ना लेक्चर सर, मैंने नोटिस किया कि एक भी चीज आपने छोड़ी नहीं है। इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना हर एक चीज को।
इस अगर लेक्चर को 2-3 बार भी जो न्यू कमर्स मतलब न्यू डॉक्टर्स है वो अगर 4-5 बार भी सुने ना उनके लिए, तो पूरा फिक्स हो जाएगा माइंड में। इतना अच्छा मतलब पूरा इतना अच्छे से समझाते हो ना आप, हर एक चीज को कवर किया है सर आपने। इतना जरूर बोलना चाहती थी मैं। जी थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा। मैंने भी कोशिश किया, आपने सर का सारा चीज सुन के नोट्स बना के आप लोगों को बताने की कोशिश की। हाँ, जितेंद्र कुमार जी बोलिए बोलिए सर, उड़ीसा के सर डॉक्टर। हाँ प्रणाम, सर बताइए। प्रणाम सर। जी सर। सर जो मैडम ने बताया वही बात। सर आपने कुछ भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, सब कुछ आपने बता दिया। और सर हमारा अंदर जो पढ़ने के लिए जो उत्कंठा भी आपने पैदा कर दिया सर। जब जो आपने बताया रक्त दुष्टि कैसा होता है, सर एक श्लोक बताओ सर, मेरा याद आता है सर। हाँ बताइए बताइए। धर्म व्यायाम शकाब्द बेबाई अतिसेवितई तीक्ष्ण उष्ण क्षार लवणई अम्लई कटु भिरेवच पितं विदग्धम स्वगुणई विदग्धत्यासु शोणितम तथा प्रवर्तते रक्तम ऊर्ध्वम अर्धम द्विधा पिबा। सर ऐसा जो रक्तपित्त में हमने पढ़ा था, ये फिर हाँ एक बार भी सारे याद आ गया। और आपने भी बताया, सुश्रुत जी ने, आचार्य सुश्रुत ने जो रक्त को एक दोष माना है, और उसका जो गुण विश्रता द्रवता रागम लघुता स्पंदनम तथा भूम्यादिना गुणा हेतु दृश्यते चात्र शोणित, इसको भी आप अति सुंदर से सारा आपने वर्णन किया है। तो इस सुन के मेरा बहुत सारे पढ़ने के लिए और ज्यादा कैसे पढ़ाई करूं बहुत इच्छा पैदा होता है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्णमी है, और इसलिए मैं भगवान के पास प्रेयर करते हूँ कि हमारा जितना भी वैद्य लोग है इस ग्रुप में सबका भला ही हो। और वो आपका सर बहुत बहुत आपका लंबा उम्र के लिए भगवान के पास प्रेयर करता हूँ सर। ऐसी थैंक यू बात सर। थैंक यू। मैं आपको एक केस और बताना चाहता हूँ। अभी मेरे पास वो 8 बजे आ रहे हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वो कितने साल के हैं, तो 40 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनको हर शरद ऋतु में उनको गुदा से बहुत ज्यादा एब्सेस होता है और ब्लीडिंग होता है। उनको पाइल्स नहीं है, लेकिन हर शरद ऋतु में होता है। तो मैंने उनको, एलोपैथी के डॉक्टर्स ने कहा कि आप आयुर्वेदिक ही इलाज करो, क्योंकि इसमें हम सर्जरी करेंगे तो वो उन्होंने सर्जरी कराया भी है यहाँ पे। मणिपाल हॉस्पिटल है ना, बहुत बार कराया है। एक बार तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका लीवर फेल हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वो डॉक्टर ने उनको डरा दिया। और आपको ना, क्योंकि ब्लीडिंग बार बार हो रहा है, हर साल हो रहा है, तो हो सकता है कैंसर हो या कुछ भी हो, लीवर की पैथोलॉजी हो। तो आपको, वो वहां से भाग गए और वो मेरे पास बस्ती किए। मैंने उनको पहले जात्यादि तेल का बस्ती दिया, मात्रा बस्ती दिया बहुत कम मात्रा में। और उसके बाद में मैंने इनको पित्त की सारी चिकित्सा दी थी, विद्रधि की चिकित्सा दी थी। तो वो ठीक हो गए। लेकिन वो हर साल ऐसा हो रहा है। फिर उनका हेतु मैंने पूछा क्या करते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो खाने में समोसा बहुत ज्यादा, जो हरा मिर्ची को तेल में भून देते हैं ना, तो ज्यादा ज्यादा मिर्ची लेके वो समोसा और टोमेटो सॉस ये रोज खाते हैं, रोज। और शरद ऋतु में तो जरूर खाते ही हैं। तो इसके वजह से उनको ना हर साल ये हो रहा है। अभी मैं उनको, अभी आएंगे थोड़ी देर में, तो उनको मैं बस्ती भी दूंगा और मैं बाद में वमन या विरेचन कराने वाला हूँ। अभी विरेचन तो नहीं कराऊंगा, नहीं तो गुद भाग से खून आएगा। तो मैं उनको वमन ही कराऊंगा। अधोग रक्तपित्त भी हो सकता है या विद्रधि भी हो सकता है। अभी आएंगे तो मैं अभी बताऊंगा इस बार क्या हुआ है। तो ऐसे बहुत बार पेशेंट आते हैं कि शरद ऋतु में बहुत सारी बीमारियां, पित्त और रक्त की बीमारियां हमें देखने को मिल जाती हैं। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हम लोग यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो हमें पेशेंट में देखना है कि हमारा पेशेंट क्या खा रहा है पी रहा है। अगर पेशेंट को हम ठीक नहीं कर पाए तो हमारी पढ़ाई का क्या फायदा। ठीक है। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, डू यू वांट टू टेल समथिंग सर? डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, सर सुन रहे हैं? माधुरी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? महाजन सर, महेंद्र सर, हाँ सर, पटनायक सर। Sir, good evening. Thank you. And after long time, I am listening your voice. Thank you, sir. सर प्लीज से Thank. समथिंग अबाउट दिस टॉपिक। I am in OP. I am looking into Arsh's cases there. I am ओके ओके practicing that. ओके सर, ओके। Okay. Thank थैंक you. यू, थैंक यू सर। ठीक है, तो आप लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट करिए। अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग की हमेशा जय हो, विजयी हो आप लोग, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।